आज अकाउंटिंग का हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है। ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं शॉपकीपर का। हमारे सामने एक शॉपकीपर है जो कि मिस्टर राम। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, ये एक बिज़नेस चला रहे हैं। इनका बेकरी का बिज़नेस है। तो ये अपने बिज़नेस के अंदर रोज़ बहुत सारी डीलिंग करते होंगे। तो परचेज करते होंगे, सेल करते होंगे, माल खरीदते होंगे, माल बेचते होंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर जो डीलिंग्स होती हैं उनको ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। भाई जब ये बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत सारा माल खरीदते होंगे, बहुत सारा माल बेचते होंगे। इनके यहाँ एम्प्लॉय भी काम करते हैं। इसके अलावा ये जब माल मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्टर माल लेके आता है, ट्रांसपोर्टर को खर्चा देते हैं। जब ये माल बेचते हैं तो उनको रेवेन्यू या सेल के अगेंस्ट क्या पैसा मिलता है। अब अगर ये छोटे दुकानदार हैं तो इनके ट्रांजैक्शन जो है दिन में 4 या 5 होंगे, 10 होंगे, जिसको ये दिमाग से अपने याद रख सकते हैं। लेकिन अगर इनके ट्रांजैक्शन क्या है, 1000 हैं, 2000 ट्रांजैक्शन है पर डे के, तो ये कैसे याद रखेंगे? इन्हें कोई सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जो कि इनके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके, जो कि इनको टाइमली बता सके कि इनके आज के ट्रांजैक्शन कितने हैं, कितना माल इन्होंने ख़रीदा है, कितना माल इन्होंने बेचा है, आज एम्प्लॉय को इन्होंने अगर पेमेंट करी है तो कितनी पेमेंट की है, कितना ट्रांसपोर्टर खर्चा हुआ, कितना बिजली का बिल भरा। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, अकाउंटिंग क्या है। उसके बाद हम आपका आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग देखेंगे और साथ साथ बिजनेस और ट्रांजैक्शन के मीनिंग को देखेंगे। क्योंकि बिजनेस बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। छोटे बिजनेस में तो आप ट्रांजैक्शन कम होते हैं, इसलिए उनको दिमाग से याद रख सकते हैं या कच्ची कॉपी में लिख लीजिए। लेकिन बड़े बिजनेस में जहाँ लाखों ट्रांजैक्शन हो, महीने के या दिन के, वहाँ आप अपनी कॉपी या दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम को हम अकाउंटिंग कहते हैं, जिसको हम समझने जा रहे हैं। उनको दिमाग से याद नहीं रख पाओगे क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है। अब मान लो कि अगर आपके पास 1000 बायर्स हों जो आपका माल ख़रीदते हों, और उनमें से भी क्या है, जो आधे बायर्स हैं वो आपसे उधार माल ख़रीदते हैं, आधों को आप कैश बेचते हो। तो जिनको आप उधार माल बेच रहे हो उनके बारे में सारा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। आपने कितने का उधार माल बेचा, फिर उनमें से कितने लोगों ने आपको टाइम पर पेमेंट की है, कितने लोगों ने पेमेंट डिले कर दी है, कितने लोग ऐसे हैं कि बार बार आपके रिमाइंडर देने पर भी, आपके नोटिस देने पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जब आप बिज़नेस करने जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी। अब बिज़नेस करते हुए एक तो हमारा मैनेजमेंट है कि बिज़नेस करना हमको आना चाहिए। हमारे पास बिज़नेस माइंड होना चाहिए। बिज़नेस करने के बारे में हमारे पास एक सोच होनी चाहिए, वो तो पहली चीज़ है। अगर आपको बिज़नेस का आइडिया पता नहीं है, बिज़नेस को मैनेज करना नहीं आता, तो फिर तो बिज़नेस आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन दूसरी बात है कि आपने चलो बिज़नेस कर भी लिया, तो बिज़नेस में करना क्या है आपने, ये समझने वाली बात है। तो पहले समझते हैं बिज़नेस अपने आप में क्या है। तो बिज़नेस जो अपने आप में है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब है आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब आप बिजनेस करते हो तो आपने या तो गुड्स बनाना है या आप कोई बनाओगे सर्विस। मतलब अगर कल को आप बन जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो लोगों को क्या दोगे, सर्विसेज दोगे। उसको भी हम बिजनेस ही कहेंगे। बिजनेस अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, जैसे प्रोफेशन भी इंक्लूड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो भी बिजनेस ही करते हैं, लेकिन एज प्रोफेशनल करते हैं, ठीक है। और या आप एक बन जाओगे मैन्युफैक्चरर या बन जाओगे ट्रेडर,
मैन्युफैक्चरर बन गए तो आप क्या करोगे, कच्चे माल को पक्के माल में बदलोगे, ठीक है। अगर आप ट्रेडर बन गए तो माल उठाकर बेचोगे आगे, कई लोगों से माल खरीदोगे और रीसेल कर दोगे मार्केट में, तब तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे नहीं। और उसके बाद अगर मान लेते हैं ट्रेडर के अंदर भी आप रिटेलर हो सकते हो, होलसेलर हो सकते हो, कमीशन एजेंट हो सकते हो। तो बिजनेस अपने आप में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी यहाँ मतलब क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने पैसा खर्च करके कमाना है। हम अगर मान लो इफ़ आई एम स्पेंडिंग एनी पेनी, देन आई हैव द मोटिव टू अर्न समथिंग आउट ऑफ दैट, and when I have this ideology in my mind, I am carrying on economic activity. So what is economic activity? It's a thoughtful process of making some earning out of what we do in regular course. तो अगर मान लो मैं पैसा लगा करके पैसा कमाना चाहता हूँ, तो my activity is not general activity, it becomes an economic activity कि मुझे पैसा कमाना है। Then I have economic mind. So when I do any activity as an economic activity, then I am engaging myself either in the manufacturing or in the trading, or you can say in providing services to others as a doctor, chartered accountant, architect. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी फॉर्म में आ सकती है, लेकिन इतना है कि आप यहाँ भंडारा नहीं कर रहे। भंडारा करने वाला कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करता। जो लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं आज के ज़माने में, उनकी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते, ठीक है। उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते नहीं हैं। किसी भी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम तभी देते हैं जब उसके पीछे एक मंशा होती है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन को हम क्या है एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा मकसद अगर प्रॉफिट कमाना है, तो हमारी एक्टिविटी को टेक्निकली हम बोलते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और उसी का नाम बिजनेस है। बिजनेस कोई आपका वो काम नहीं है जिसमें आप दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। आपकी मदर जब आपके लिए खाना बनाती है तो बिजनेस नहीं करती है। आपका भाई जब आपके लिए काम कर रहा होता है तो बिजनेस नहीं कर रहा होता। तो जब हम अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं तो पहली जो प्री रिक्विजिट है, पहली जो रिक्वायरमेंट है, वो आप देखिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके सामने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग, किसी ट्रेडिंग या किसी प्रोफेशन का हिस्सा बन रहे हैं, और आपके दिमाग में चल रहा है कि आप पैसा लगाओगे तो पैसा कमाओगे भी। अब जब पैसा लगा कर पैसा कमाना है तो बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ेगा। उसमें आपके सेलर भी होंगे जो आपको माल बेचते होंगे, बहुत से लोग वो होंगे जो आपसे माल खरीदते होंगे, बहुत सारे आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके कमीशन एजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग वो होंगे जो आपके माल के स्टॉकिस्ट होंगे। बिजनेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। पेमेंट का सिस्टम आपका कैसा हो, कैश के थ्रू लोगे पेमेंट या बैंक के थ्रू लोगे? अरे ये सब रिकॉर्ड, अगर आप एक दो डीलिंग कर रहे हो तो आपने दिमाग लगा लेना, दिमाग से याद रख लेना है। लेकिन लोग तो लाखों ट्रांजैक्शन करते हैं, लाखों डीलिंग करते हैं रोज़। किसी की 5000 ट्रांजैक्शन की डीलिंग है, किसी की 10,000 ट्रांजैक्शन की डीलिंग है। रिलायंस फ्रेश में हर 1 घंटे के अंदर 23 सेल्स होती हैं। तो 23 सेल्स हर 1 घंटे के अंदर होती हैं, ठीक है। और उसमें बड़ी सेल भी होती है, छोटी सेल भी होती है। ज़्यादातर उसमें बहुत से लोग कैश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत से लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, नई माल खरीदते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो आपका उस जगह गंदा भी करते हैं, उसके रिसोर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, वहाँ एयर कंडीशनर चल रहा होता है, खर्चा हो रहा होता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा बिजनेस करते हुए। और हर जगह आपका जो कमाने का एलिमेंट और खर्च करने का एलिमेंट होगा। रिलायंस फ्रेश को मेंटेन करना आसान काम नहीं, कितने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी सैलरी भी देनी है। तो आप देख रहे कहीं ना कहीं पहली बात तो यह है कि जब अकाउंटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं तो वी मस्ट हैव अ माइंड दैट चेंजेस द बिजनेस। एक ऐसा माइंड हम पे होना चाहिए जो बिजनेस समझता हो, बिजनेस को जानने की कोशिश करता हो। तो यू मस्ट हैव द प्रैक्टिकल माइंड एंड यू मस्ट सी द बिजनेसेस दैट आर बीइंग रन अराउंड यू। जो आपके आसपास चल रहे हैं उनको आपको देखना जरूरी है, बिकॉज यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड यू and every organization will give you a lesson to learn accounting। हर ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखा के जाएगा अकाउंटिंग के बारे में, वो मैं भी सिखा रहा हूँ, अभी शुरू करूँगा पढ़ाना। दूसरी बात है कि हमने एक चीज़ देखी, ट्रांजैक्शन। देखिए ट्रांजैक्शन क्या है अपने आप में।
अभी हम डीलिंग कह रहे थे कि आम भाषा में हम जब बोलते हैं डीलिंग्स हो रही है हमारी, लेकिन अकाउंटिंग डीलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। अभी हम अकाउंटिंग मीनिंग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दूँ ज़रा, इसीलिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। अब आप थोड़ा सा टेक्निकल इंसान बनने जा रहे हैं। तो एक टर्म है ट्रांजैक्शन। देखिए 3 चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी जब हम पढ़ेंगे। एक तो ट्रांजैक्शन, दूसरा एक इवेंट, एक टर्म होगी इवेंट, और एक होगी कंडीशन। तो जब भी कोई आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे तो ये 3 चीज़ें आपके सामने बार बार आएंगी, ये रोज़ अकर करेंगी, ये रोज़ अराइज करेंगी आपके सामने। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन मीन्स एन एक्सचेंज, एन इकोनॉमिक एक्सचेंज, एन इकोनॉमिक एक्सचेंज। ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई इकोनॉमिक एक्सचेंज, सच एज परचेज, आपने माल खरीदा, सच एज सेल, पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, आपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हो आप। पेमेंट ऑफ कमीशन टू योर एजेंट्स, जो आपका माल बेचते हैं उन्हें आप कमीशन देते हो। पेमेंट ऑफ कमीशन टू योर एजेंट्स। आप देख रहे हैं ये सब इकोनॉमिक एक्सचेंज हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये सब बायलैटरल हैं। आपने माल खरीदा, उसके बदले आपको पेमेंट करनी है। 2 पक्ष हैं यहाँ पर, 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ कमीशन, तो आप कमीशन दे सकते हो, पेमेंट ऑफ कमीशन। तो आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके सामने। ट्रांजैक्शन मीन्स एन इकोनॉमिक एक्सचेंज इन्वॉल्विंग 2 पार्टीज़। अगर मान लो मैं किसी दुकान पर गया हूँ, तो मैं दुकान वाले के साथ जब डीलिंग करता हूँ तो मैं उसको पेमेंट करता हूँ, वो मुझे माल देता है या सर्विस देता है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप मुझे फ़ीस पे करोगे, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। एक इसमें क्या है, एक इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है। आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज and you will have to pay me my fees. This is an economic exchange involving 2 parties, you and I. आप पे करोगे मुझे, मैं पढ़ाऊँगा आपको। ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब आप मुझसे सर्विस खरीद रहे हो, मैं बेच रहा हूँ आपको। ऐसे जब आप किसी को, दुकानदार सेल करता है तो कोई दूसरा क्या कर रहा है, परचेज कर रहा होता है। एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं या हम अपने एजेंट बना लेते हैं, कमीशन देते हैं। तो एवरी डे इन द बिजनेस यू विल हैव number of economic exchanges that require 2 parties, and these transactions are bilateral in nature. Bilateral means मैं भी हूँ तो दूसरा भी है। मेरा एक हाथ अगर दूसरे हाथ में, मैं अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ को 100 रुपये दे दूँ, इट इज़ नॉट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स द मनी विल चेंज हैंड्स, द गुड्स विल चेंज हैंड्स। कुछ आपका हमारे पास से जाएगा तो बदले में कुछ आएगा, ठीक है। इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, इट मीन्स क्यूड प्रो को। हम किसी को कुछ देंगे तो बदले में हमको कुछ मिलेगा। तो इन केस वी आर सेलिंग गुड्स, वी आर सेलिंग सर्विसेज, वी आर बाइंग गुड्स, वी आर बाइंग सर्विसेज, वी आर पेइंग सैलरीज टू वर्कर, वी आर हायरिंग सम एजेंट्स and we get our work done through them, we pay commission to them, we have taken a building on rent and we pay the rent of the building every month. These are the economic exchanges that take place between 2 parties, and they are technically called transactions. So every day in the business you will have transactions. अकाउंटेंट बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपका काम क्या होगा? आपको जिस कंपनी में आप काम करोगे, आपने उनके ट्रांजैक्शंस को देखना होगा, ठीक है। कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाखों भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, 5,000 भी होते हैं। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू लुक आफ्टर देयर ट्रांजैक्शंस, एंड दे मे वेरी फ्रॉम 1 to lakhs एंड मैनी मोर। तो आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शंस ही आपका पूरी अकाउंटिंग का जिस्ट होगा, ठीक है। इट मीन्स ट्रांजैक्शंस आर द सोल ऑफ अकाउंटिंग। अगर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे तो बिज़नेस नहीं होगा, और बिज़नेस नहीं होगा तो अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है? फिर तो अकाउंटिंग चाहिए नहीं हमें, क्योंकि फिर तो हम क्या कुछ भी कर लेंगे। और मैंने कहा था कि एज द बिजनेस विल ग्रो इन साइज, इट बिकम्स बिग इन साइज, देन you need more of accounting system, because if you have only one transaction every day, you need not implement any accounting system. You may
help yourself by your mind, because your mind can remember one or two transactions that you undertake every day. But when the business grows in size and you have thousands of transactions, then you need a proper accounting system, then you need a formal system that will record your transactions, that will classify your transactions. So in that case, accounting becomes more useful as the business grows. And accounting has several parts. First you apply the basic part of accounting, then you go more technical in that area, and you learn many more branches of accounting according to the nature of business you carry on. Sometimes you do manufacturing business, then you have trading business. It means there is you can say a sea of knowledge in the field of accounting that you will come across when you will study this subject. तो धीरे धीरे हम जानकारी लेंगे. अब इवेंट कंडीशन क्या है पहले समझिए. कंडीशन, ये तो ट्रांजैक्शन हुए, तो ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज हुआ, सेल हुआ, एम्प्लॉय को सैलरी देना होगा. तो मतलब एक एक्सचेंज है, आपने किसी को कुछ दिया तो बदले में कुछ मिलेगा आपको, ये ट्रांजैक्शन है. आप माल बेचते हैं तो बदले में लोग पैसा दे के जाते हैं आपको. ठीक है, आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो एम्प्लॉय आपके लिए काम करता है. आपने एजेंट को कमीशन दिया तो एजेंट आपका माल बिकवाता है. ठीक है, आपने ट्रांसपोर्टर को भाड़ा दिया तो आपका माल ले करके आता है. ये ट्रांजैक्शन है सारे. एक होता है कंडीशन. जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते हुए बहुत सारी कंडीशंस भी आती हैं. कंडीशंस को आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे सिचुएशंस. लेकिन ये सिचुएशन कई बार इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं होती हैं, लेकिन इनमें भी क्या है, मनी इन्वॉल्व होती है, कुछ आपका वैल्यू इन्वॉल्व होती है. जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी का जो ट्रक है वो गुजरात से आ रहा है माल भर करके दिल्ली. बहुत सारा माल उस कंपनी ने ख़रीदा, जो दिल्ली में एक कंपनी है, एक्स कंपनी, इसने बहुत सारा माल ख़रीदा है गुजरात से, और ट्रक में माल लोड होकर के आ रहा है. रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, सारा माल बर्बाद हो गया, सारा माल ख़राब हो गया. तो ये ट्रांजैक्शन तो नहीं है, इसे बोलें कंडीशन. कोई घटना घटी है जिसमें कंपनी को लॉस हो गया. कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री में आग लग जाती है, हमारा ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ माल हमारा चोरी हो जाता है. उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ कोई हमारा इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमें लॉस तो हुआ है. तो इट इज़ अ सिचुएशन फॉर अस, बट इट इज़ कॉजिंग लॉस टू अस. इससे हमें लॉस हो रहा है. तो वी हैव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ दिस कंडीशन आल्सो इन अकाउंटिंग. तो कंडीशंस may involve happenings in business that may cause losses to the business. So you may have accidents. ठीक है, sometimes your machinery can be burnt. तो आप देख रहे हैं sometimes you may face theft by your employees. एक एम्प्लॉय आपका माल चोरी करके भाग गया, एक कैशियर गया है, कैशियर ने कैश गबन कर लिया आपका. तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंडीशंस भी आएंगी बिजनेस के अंदर ना, और कंडीशंस भी आपको नुकसान करती हैं. तो ऐसी चीज़ों को भी आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा. तो अकाउंटिंग यहाँ भी काम करेगी कंडीशंस पर भी. ठीक है, तो कंडीशंस मीन्स सिचुएशंस, अकरेंसेस इन बिजनेस दैट कॉजेज लॉस टू द बिजनेस, जिनसे बिजनेस को लॉस होता है, नुकसान होता है. तो आप देख रहे हैं कि जब बिजनेस आप करोगे तो यू विल फेस नंबर ऑफ कंडीशंस, नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच यू विल हैव इकोनॉमिक लॉसेस. बट दोज कंडीशंस आर नॉट टेक्निकली कॉल्ड ट्रांजैक्शंस, दे आर जस्ट कंडीशंस, बिकॉज दे डोंट इन्वॉल्व टू पार्टीज. देयर इज नो समथिंग इन रिटर्न, but sometimes there can be something in return. How? Because sometimes you may get an insurance policy for the loss. आप कई बार अपने माल का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, अपनी मशीन का इंश्योरेंस करवा लेते हैं. तो इन दैट केस if there is any loss, it can be met by the insurance company. ये इंश्योरेंस कंपनी पूरा कर देगी आपको. It means your losses can be insured, but all losses cannot be insured. अब कंपटीशन से आपको लॉस हो जाएगा तो उसका कोई इंश्योरेंस होता नहीं है, उसमें तो आपकी सेल गिर जाएगी. आज आपकी अकेले की दुकान है मार्केट में, कल को 4 दुकानें और खुल जाएं, तो ऐसे लॉस का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है. ध्यान रखना. ठीक है, तो कई बार आप अपने माल का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जो माल रास्ते में आ रहा है, आपने एक्सीडेंट पॉलिसी ले लिया, ठीक है, आपने फायर इंश्योरेंस करवा लिया. तो इन दैट केस योर कंडीशंस मे गिव यू लॉसेस, बट दोज लॉसेस कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट.
वो आप उन लॉस को इंश्योर करवा सकते हैं, बट यू विल हैव टू पे प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी टू गेट योर लॉसेस इंश्योर्ड। आपको उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम भरना पड़ेगा एंड यू विल बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सम कंडीशनल लॉसेस, सम लॉसेस on account of happening of any condition may be insured, but all losses cannot be insured. Remember, ये आपको ध्यान रखना है, सारे लॉसेस तो इंश्योर नहीं होंगे। तो ये भी अकाउंटिंग का हिस्सा बनने जाएगा अभी, है ना। और इवेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, इवेंट रेगुलर कोर्स नहीं है। जैसे एक साल बीत जाएगा, एक साल बीतने के बाद आप ये जानना चाहेंगे कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ आपको या लॉस हुआ है। तो इवेंट्स का मतलब बिजनेस में होता है आउटकम क्या है। आपने जो पूरे साल में ट्रांजैक्शन किए हैं, बहुत सारी कंडीशंस झेली हैं आपने, तो आपका रिजल्ट क्या है, नेट इफेक्ट क्या है। एक साल के बाद जो आपने एक नेट इफेक्ट निकालना है, उसमें क्या क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जो इवेंट्स हैं, दे आर द आउटकम्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड कंडीशंस दैट यू हैड ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, पिछले 12 महीने में आपने जो जो ट्रांजेक्शन्स किए, इवेंट्स किए, सॉरी कंडीशंस आपकी लाइफ में आई, उन सब का नेट रिजल्ट क्या है, नेट इफेक्ट क्या है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट्स अपने आप में आउटकम हैं, ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस एक साल के बाद अपने इवेंट्स पर काम करता है, वो अपने प्रॉफिट को या लॉस को निकालने के बारे में। बिकॉज आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन नॉट मेजर द प्रॉफिट और लॉस। It is very difficult for a large company to measure profit or loss after every transaction. So therefore, what is the idea of accounting? Accounting takes some months as the compact period, which we call financial period or financial year. After that period or that completion of year na, we try to find out as to, ठीक है, एज टू दी प्रॉफिट वी हैव अर्नड और एज टू दी लॉस वी हैव इनकर्ड ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, तो हम यहाँ पता लगाने की कोशिश करते हैं हर 12 महीने के बाद कि आपका क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग अब एक सिस्टम बनेगा। अकाउंटिंग अपने आप में क्या है, देखिए, अभी ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि कभी आपका उमंग को प्रॉफिट लॉस निकालना नहीं आता। अभी मैं उमंग को एक चॉकलेट दूंगा 10 रुपये वाली, वो 12 में बेच देगा, कहेगा सर मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अरे उमंग को तो नॉलेज अकाउंटिंग की, उमंग को तो अकाउंटिंग आती है, कितना अच्छी बात है। तो मैं उमंग की नॉलेज के बारे में देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की। अगर कल को मान लेते, आज तो एक चॉकलेट की बात है, कल को लाखों चॉकलेट हो सकती हैं, लाखों पैकेट हो सकते हैं, लाखों बायर हो सकते हैं, लाखों सेलर हो सकते हैं। कहाँ का माल बेचना पड़ेगा, क्या पता माल एक्सपोर्ट करें हम, किसी को डिस्काउंट दें, किसी को ना दें। तो अकाउंटिंग अपने आप में एक सिस्टम खड़ा करेगी आपके लिए, जो कि आपके काम को सही स्मूथली करवाएगी, आपके लिए रिकॉर्ड रखेगी। अकाउंटिंग आपको बिजनेस करना नहीं सिखाएगी, आपको बिजनेस करने में मदद करेगी आपको, ताकि आपको गलती ना हो। कहीं ऐसा ना हो किसी को आपने 1 लाख रुपए देने हो, आप 2 लाख पे कर दो गलती से, जल्दबाजी में उसको। मान लो कि आपका एक सप्लायर है जिससे आप माल खरीदते रहते हैं, पेमेंट करते रहते हैं, अब पता चला कि माल तो कमाया है, पेमेंट ज़्यादा हो गई उसको, ठीक है। या एक कस्टमर आपका आपसे उधार ले गया कितने का, 3 लाख का, ठीक है, आपने उससे 2 लाख वसूल कर लिए और कहा ज़्यादा हिसाब किताब ख़त्म हो गया, आपको ध्यान ही नहीं रहा कि उससे 1 लाख रुपए और लेने आपने। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने एक तरीके से नहीं करोगे, सिस्टम नहीं होगा आपके सामने, और आपके ट्रांजैक्शन बहुत सारे होंगे, लाखों में होंगे, हज़ारों में होंगे, तो गलतियाँ आपसे रेगुलर होंगी, आपके एम्प्लॉय घपला करते जाएंगे साथ में आपके। तो अकाउंटिंग अपने आप में एक सिस्टम खड़ा करेगी आपके लिए, एक सिस्टम बना करके देगी। अगर आप उस सिस्टम की मदद लोगे तो आप बिजनेस को सही तरीके से चला पाओगे और बिजनेस को एक सर्वाइवल दे सकते हो आप तरीके से। बिजनेस आपका सर्वाइव कर जाएगा। आपका जो एक कहते हैं ना कि एक देखिए, मैं ये कहता हूँ बिजनेस डूबते मार्केट से भी हैं। अगर मंदी आ जाए तो बिजनेस डूब जाते हैं, एक कारण तो वो हो गया। कई बार बिजनेस डूबते हैं गलत अकाउंटिंग की वजह से, कि आपको ढंग से अकाउंटिंग करनी नहीं आती अपने ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, तो वो भी एक कारण बन जाता है बिजनेस डूबने का। आपके एम्प्लॉय घपला कर लें, आपको पता नहीं चल रहा, आपका स्टोर से माल चोरी हो जा रहा है, और कोई उसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो रही उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी बिजनेस आपका डूब जाए। कई बार आपके अपने ढंग से रिकॉर्ड ना रखने के कारण भी आप डूब जाते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। एक तो सिचुएशन मार्केट से आती है, मंदी आ गई, माल ही नहीं बिक रहा आपका, चलो
ये भी बिजनेस डुबो देगा आपका। लेकिन कई बार आपका माल तो खूब बिक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका बिजनेस डूब गया, फिर तो क्या है कारण? ये होगा कि कोई आपने ढंग से रिकॉर्ड रखे नहीं है, किसी को पेमेंट कम करनी थी ज़्यादा कर दिया आपने, किसी से पेमेंट लेनी थी वो टाइम पर ले नहीं पा रहे आप अपने अकाउंट जो भी चेक ही नहीं करते, आपको पता ही नहीं किसको उधार 2 महीने का दिया, किसको उधार 1 महीने का दिया है। तो अकाउंटिंग अपने आप एक सिस्टम खड़ा करेगी आपके लिए, जिसकी मदद से आप क्या है अपने बिजनेस को एफिशिएंटली चला पाओगे, इफ़ेक्टिवनेस के साथ चला पाओगे। तो अकाउंटिंग आपके लिए एक सिस्टम बनाने वाली है। ठीक है, चलिए अब सवाल अगला ये है कि अकाउंटिंग है क्या चीज़। अकाउंटिंग को अगर डिफ़ाइन करें, थोड़ा हमने बेस समझा है, अब अकाउंटिंग अपने आप में चीज़ क्या है? क्या है अकाउंटिंग? तो बहुत सारे हमारे दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया है। हमारे ICAI ने भी डिफ़ाइन किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी। हमारे इंडिया में भी एक ICAI नाम का इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है। और ये अपेक्स बॉडी है अकाउंटिंग के इंडिया के अंदर, इसने भी अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन वो दी है AICPA ने। AICPA का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए आप। इसका मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे हमारे देश में ICAI है ना, वैसे अमेरिका में है AICPA। तो AICPA ने जो डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग को समझने के लिए, और सबसे अच्छी डेफिनेशन यही मानी जाती है जिसको ज़्यादातर एक्सपर्ट कोट करते हैं। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? तो मीनिंग हम पढ़ रहे हैं AICPA के हिसाब से अकाउंटिंग होती क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीनिंग लिख लीजिए आप। AICPA कहता है अकाउंटिंग is an art of recording, classifying, classifying and summarizing in a significant manner कॉमा लगाइए यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यहाँ कंडीशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर, ये विच लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, विच आर एट लीस्ट, कॉमा लगाओ दोबारा से, विच आर इन पार्ट, ये लिखो विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड interpreting the results thereof, तो ये जो आपका डेफिनेशन है, ये AICPA ने अकाउंटिंग की दी है। इसको समझना है हमने। अकाउंटिंग पहला हिस्सा समझते हैं, इतना हिस्सा समझते हैं मीनिंग का। इतने हिस्से में AICPA कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। वो कहता है अकाउंटिंग जो है अपने आप में आर्ट है। अब हमें 2 चीज़ समझनी है, 2 टर्म हमारे काम आएंगी यहाँ पढ़ते हुए 11th क्लास में। अभी एक टर्म आएगी आर्ट और एक आएगी साइंस। इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। देखिए अकाउंटिंग दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है, लेकिन AICPA उसको आर्ट मानता है। जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है दुनिया में, चाहे वो हमारे देश में ICAI है, चाहे अमेरिका में AICPA है, चाहे बाकी जगह ICMA है,
कहीं भी जो भी इंस्टीट्यूशन है, ज़्यादातर लोग उसको आर्ट ही मानते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ने इसको साइंस भी कहा है। अब साइंस किस कॉन्टेक्स्ट में समझ कहते हैं लोग और आर्ट किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, पहले ही समझ लीजिए। देखिए, साइंस का मतलब होता है, अगर हम जनरल वे में देखें तो साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे आप 9th-10th में पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने लिखा है, वो कहता है कि जैसे ही आप हवा में कोई पार्टिकल फेंकते हैं तो वो ज़मीन को आकर के छूता है, ज़मीन को टच करता है। वो चाहे ऐसा आप कहीं भी करें, इंडिया में करें, अमेरिका में करें, रात को करें, दिन को करें, तो रिजल्ट आपको आउटकम सेम मिलेगी आपको। ये साइंस का प्रिंसिपल है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि हमारी अर्थ है उसमें ग्रेविटी होती है जो अपनी तरफ क्या है, किसी सब्सटेंस को खींचती है। अब देखो, साइंस का मतलब हुआ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। क्या अकाउंटिंग साइंस है? तो जवाब हाँ है। देखिए, अकाउंटिंग में जो भी आप पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे या 12th में पढ़ेंगे या ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे या CA में पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का हिस्सा हैं। उनको ढंग से बनाया गया है। अकाउंटिंग केवल एक दिन का चमत्कार नहीं है कि एक दिन में लोगों ने अकाउंटिंग लिख दी है, ऐसा नहीं हुआ है। लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में काफ़ी रिसर्च की है इंडस्ट्री वाइज, और उसके बाद ये सारी नॉलेज इकट्ठी की गई है आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आप इसे सीख सकें। मतलब ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटेड पढ़ेंगे आप। हाँ, साइंस का मतलब इतना है कि आप 11th पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं एज साइंस, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, हर टॉपिक सिखाया जाएगा। आप ऐसे 12th में होगा, ऐसी ग्रेजुएशन में होगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको नॉलेज दी जा रही है, और सारी नॉलेज एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के ट्रांजैक्शन को पढ़ करके, समझ करके, उनके बारे में कुछ रूल्स बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, कंसेप्ट बनाए हैं। कुछ आप पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी को ड्राफ्ट किया उन लोगों ने। तो साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। लाइकवाइज अकाउंटिंग इज आल्सो अ साइंस, because the knowledge that you will have in 11th class and onwards will be organized knowledge. So you will have an organized body of knowledge, and this knowledge that you will have either in this class or thereafter will be based on experimentation, because whatever knowledge I am imparting to you right now, or whatever others will impart to you later, is not something that people developed overnight. It means they spend number of years to make research about number of transactions of various industries, various businesses, and then they came to a point where they drafted certain concepts, certain principles of accounting, through which the business records, business transactions can be kept and presented so beautifully that the people who are the investors, people who are concerned with your accounts may be benefited to the most. तो आप देख रहे हैं कि ये जो ज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास में या 12th में, ये साइंस की तरह ही पढ़ा जाएगा। लेकिन फिर तुम कहोगे सर, जब हम 11th 12th पास कर लेंगे और ग्रेजुएशन कर लेंगे, अब तो आप चैप्टर वाइज पढ़ाओगे, हमें साइंस की तरह पढ़ाओगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाओगे। लेकिन जिस दिन आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करके किसी कंपनी में काम करने जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते या अकाउंटेंट के नाते, उस दिन तुम्हें ये नॉलेज अप्लाई करनी आनी चाहिए। और जिस दिन एप्लीकेशन की बात आएगी, आपको वो कंसेप्ट, वो कन्वेंशंस, वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ेंगे रियल बिजनेस में जा कर के, ठीक है। तो उस समय ये आर्ट बनेगी, क्योंकि आर्ट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो साइंस आपने सीखी अपने एकेडमिक कैरियर में या प्रोफेशनल कैरियर में एज ए पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और कॉलेज, उसको अप्लाई जब करना शुरू करोगे, देन यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट। अब जरूरी नहीं है कि जो तुमने पढ़ा है तुम उसको वैसे ही अप्लाई कर दोगे, कहीं कहीं आपको हल्के हल्के चेंज भी करने पड़ेंगे इंडस्ट्री वाइज, और क्या पता कुछ आपको नया भी प्रोड्यूस करना पड़ जाए, नया भी बनाना पड़ जाए सिस्टम। भाई, हर कंपनी को देख करके, हर इंडस्ट्री के हिसाब से नए सिस्टम भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये वही लोग नए सिस्टम बना पाते हैं जिनको पुराने सारे सिस्टम पता हैं।
उनको, क्योंकि जिसको ये पता है ना पुराना सिस्टम ये है या इतना हमने पढ़ा हुआ है, इतना हमने जाना हुआ है, तो वो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके अपनी कंपनी के हिसाब से अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम को बना लेते हैं। इसका मतलब ये कि आर्ट का मतलब है कि जिस नॉलेज को आपने एक्वायर किया है इन द कोर्स ऑफ योर स्टडीज़, उसी को अप्लाई करना। तो जब AICPA डिफाइन कर रहा है तो वो कह रहा है कि आप प्रोफेशनल बन गए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, तो अब आपके लिए साइंस की तरह पढ़ाई नहीं है ये कि आपको रोज़ किताब उठा के पढ़नी पड़ेगी। किताब तो पढ़कर आप पहले आ चुके हैं ना। अब आपको वही किताबें जो आपने पढ़ी हैं, एज साइंस पढ़ी थी, उनको अप्लाई करके बताओ ढंग से, इस कंपनी के हिसाब से, इस बिज़नेस के हिसाब से, इस इंडस्ट्री के हिसाब से। और अगर आप ढंग से अप्लाई कर पाए तो रहो हमारे बिज़नेस में, नहीं तो फिर हम कोई और ढूंढेंगे, आपको निकालते हैं जॉब से। क्योंकि आप जानते हैं बहुत से लोग आपको पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको एप्लीकेशन, मानो जैसे आपने एक किताब पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है कि हलवा ऐसे बनता है, हलवा ऐसे बनता है, आपने वो पढ़ ली बस, और कभी हलवा बना के देखा ही, लेकिन बस ये पढ़ लिया कि हलवा ऐसे बनता है, बादाम का हलवा बनाने की विधि वो आपने पढ़ ली, लेकिन कभी ज़िंदगी में आपने हलवा बनाया खुद तो है ही नहीं। तो हलवा बनाने की जो विधि है वो साइंस है, वो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। लेकिन जिस दिन आप हलवा बना लेंगे बादाम का, उस दिन मानेंगे कि आपको एप्लीकेशन भी आ गई, आपको एप्लीकेशन भी आ गई। इसलिए केवल किताबों को पढ़ लेना काफ़ी नहीं होगा। कल को आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब काम भी करना है तो आपके पास वो नेचर वाइज वो चीज़ होनी चाहिए कि आप वहाँ जाके उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेंगे और अपनी नॉलेज को वहाँ जा करके उनके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे, उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे कि उनका रिकॉर्ड सिस्टम अच्छा हो जाए, ट्रांजैक्शंस को आपका ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उसे क्लासिफाई करने का। मैं बताऊँगा क्या मतलब होता है रिकॉर्डिंग का भी, ठीक है। आप उनके जो चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं, उनके यहाँ घोटाले हो रहे हैं, उनके कस्टमर पेमेंट लेट कर रहे हैं, सप्लायर पेमेंट जल्दी लेके जा रहे हैं, माल जो है वो बहुत सारा माल ख़राब हो रहा है, उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं रखा जा रहा, ये सब चीज़ें अगर आप ठीक कर दोगे तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे। नहीं तो एक दिन मालिक आपसे कहेगा भैया ऐसा है, ठीक है, आप बेशक पढ़ लिख कर गए हो, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके आने के बाद मेरे लॉस डबल हो गए हैं, तो मैं आपको 2 लाख रुपए सैलरी क्यों दूं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट का मतलब है कि आर्ट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग प्रैक्टिकल चलना चाहिए। आपको दिमाग में रखना चाहिए कि एक चैलेंज खत्म कर रहे हो पढ़ाई करके, लेकिन दूसरा चैलेंज लाइफ में बाद में आएगा, जब इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जा करके किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, तब सेकंड चैलेंज आएगा आपकी लाइफ में। अभी तो एक चैलेंज मीट करने जा रहे हो आप मुझसे पढ़ करके, और अगर ये चैलेंज आपने ढंग से मीट कर लिया मुझसे पढ़ते हुए, तो मैं गारंटी देता हूं कि सेकंड चैलेंज भी आप आसानी से मीट कर लोगे। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, यहां पर एक टर्म है रिकॉर्डिंग। देखिए रिकॉर्डिंग का आर्ट मीन्स मैंने बता दिया एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है ये। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग, अब कई बार होता नहीं है कि हम घर में मम्मी पापा को देखते हुए जाते हैं मार्केट, सब्जी लेकर के आते हैं, कभी कुछ ग्रॉसरी आइटम्स ले आते हैं, एक कॉपी निकालते हैं, पेन से लिख लेते हैं आज सामान 4000 रुपये का आया, तो लिस्ट बना लेते हैं पूरी, ये इतने का, ये इतने का। इसे रिकॉर्डिंग नहीं बोलना हमने अकाउंटिंग में, ये कोई रिकॉर्ड, ये तो जनरल बात हो गई। हम अकाउंटिंग में ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करते। रिकॉर्डिंग मीन्स राइटिंग ट्रांजेक्शंस, राइटिंग कंडीशंस एंड राइटिंग आउटकम्स, इवेंट्स। लेकिन रिकॉर्डिंग एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगी। ये नहीं कि आपने दीवार पर लिख दिया आज 4 लीटर दूध आया घर पर 200 रुपये का, 2 किलो प्याज आई है, एक कच्ची कॉपी में लिख दिया आपने, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग का मतलब अकाउंटिंग में होता है यू आर राइटिंग योर ट्रांजेक्शंस, कंडीशंस एंड इवेंट्स इन अ फॉर्मल वे, क्योंकि आगे वर्ड लगा रखा है AICPA ने, वो कह रहा है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब ये है कि आपके पास एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट का नाम आगे जाके होगा जर्नल। हम ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। ये एक टर्म इस्तेमाल होगी जहां आप सीखोगे ट्रांजैक्शन को लिखने का फॉर्मेट, इट इज कॉल्ड जर्नल। तो रिकॉर्डिंग डज नॉट मीन इनफॉर्मल रिकॉर्डिंग दैट यू राइट थिंग्स ऑन वॉल, ऑन रफ कॉपी और रजिस्टर। इट डज नॉट mean accounting requires a proper format,
of recording transactions, conditions and events, and you begin writing your transactions, conditions and events through journal. आप जर्नल के थ्रू ये काम करेंगे। तो और ये काम आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि आगे लिखा हुआ इन अ सिग्निफिकेंट मैनर करना है, ढंग से करना है, मतलब ढंग से करना है आपने। तो आप देख रहे हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहला पॉइंट हुआ रिकॉर्ड, यू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस सिग्निफिकेंटली थ्रू अ फॉर्मेट दैट अकाउंटिंग डिफाइंस, अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब्स, एंड इट इज कॉल्ड जर्नल। तो जर्नल के थ्रू आप ट्रांजेक्शंस को लिखना सीखोगे, कंडीशंस को लिखना सीखोगे और इवेंट्स को लिखना सीखोगे। ये टर्म याद रखना, जर्नल, जो आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे आगे चैप्टर्स के अंदर। लेकिन इतना ध्यान रखना कि रिकॉर्डिंग का मतलब कोई इनफॉर्मल रिकॉर्डिंग नहीं, दीवार पर लिख दिया, किसी आपका पेपर पे वैसे लिख दिया हमने, इस तरह रिकॉर्डिंग। यहाँ रिकॉर्डिंग का मतलब वो मतलब लेना कोई गलती से। क्लियर है? तो आपका रिकॉर्डिंग मीन्स राइटिंग ट्रांजेक्शंस, conditions and events in a significant manner through a prescribed format which we name journal, जिसको हम जर्नल कहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ जर्नल के थ्रू आपने रिकॉर्डिंग करनी है, ऐसे नहीं करना आपने। क्लियर है? अब आते हैं अगले हिस्से पर। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है यहाँ पर? क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ आपके घर का। क्या होता है कि आपकी माताजी जाती है मार्केट में, आपकी मम्मी मार्केट गई और वो ग्रॉसरी का बहुत सारा सामान लेकर के आई हैं। अब उसमें क्या है, कुछ सामान के अंदर कुछ सामान मान लेते हैं उसमें नमक भी लेकर आई हैं, वो नमक चीनी, नमक लाई हैं, वो चीनी लाई हैं, और दाल लेकर के आई हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, और दाल छिलके वाली, इस तरह की बहुत सारी दाल आती हैं। जब वो सामान मार्केट से ले आती हैं तो तुम्हारे किचन में क्या होता है, डब्बे होते हैं, नमक का डब्बा अलग होता है और चीनी का डब्बा अलग होता है और मूंग की दाल का डब्बा अलग होता है, जीरे का डब्बा अलग होता है। तो वो फिर सामान लाने के बाद में ये नहीं होता कि सारे सामान को बुला करके एक डब्बे में पलट देती हैं। एक बड़ा डब्बा रखा हुआ, नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, उसके अंदर दाल भी डाल दी, ऐसा ना होता है। वो नमक को डालती है नमक वाले डब्बे के अंदर, चीनी को डालती है चीनी के डब्बे में, दाल को मूंग की दाल को डालती है मूंग की दाल के डब्बे के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? और अगर मान लेते हैं कि वो आटा लाई हैं तो आटे को डालती हैं आटे के डब्बे के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर चीज़ के नेचर को समझ रही हैं और नेचर के हिसाब से उसे क्लासिफाई कर रही हैं उसके डब्बे में, जो डब्बा बना रखा है। नमक को नमक के डब्बे में, चीनी को चीनी के डब्बे में, मूंग की दाल को मूंग की दाल के डब्बे में, चावल को चावल के डब्बे में। ऐसे ही क्या होगा, हम अकाउंटिंग में करने वाले हैं। अकाउंटिंग में भी हम ट्रांजैक्शन के हिसाब से क्या है, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्लासिफिकेशन जो है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, एक यहाँ जो मतलब है उसको समझिए पहले। तो क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये मैं आपको, ये जो क्लासिफिकेशन है जो हम बोल रहे हैं क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन, ये होता है लेजर के थ्रू। जैसे रिकॉर्डिंग कहाँ किसके थ्रू होती है, जर्नल के थ्रू होती है। क्लासिफिकेशन होता है लेजर के थ्रू। लेजर का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। ऐसा मानिए, लेजर माने आपका रजिस्टर, एक स्कूल का जो रजिस्टर आप बनाते हो, मान लो वो लेजर है। सपोज करो आपका जो एक रजिस्टर है उसको आप उसमें मान लेते हैं 100 पेजेस हैं, वो आपका लेजर है। अब लेजर में क्या है कि आपने पहला पेज बनाया आपने, पेज 1। अकाउंटिंग में पेज को बोलते हैं फोलियो। क्या बोलते हैं? फोलियो। तो पहला फोलियो या पेज 1 बोल रहा हूँ मैं सिंपल लैंग्वेज में, उस पर ऊपर लिख दिया आपने परचेजेस। पहले पेज पर आप लिखेंगे परचेजेस, बस जितना माल आप खरीदेंगे उसको लिखेंगे पहले पेज पर। पेज नंबर 2 पर लिखेंगे सेल्स, जितना आप माल बेचेंगे। इसका मतलब जब भी आप सेल करेंगे तो कौन सा पेज खोलेंगे, पेज नंबर 2, और जब आप माल खरीदेंगे तो कौन सा पेज खोलेंगे, पेज नंबर 1।
परचेज को जब भी आप परचेज करेंगे उसको वाले पेज पे लिखेंगे, जब सेल करेंगे तो सेल वाले पेज पे रखेंगे, लिखेंगे उसको। और अगर मान लो एक बनाया पेज आपने सैलरीज का, और जब भी आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, पेज नंबर 3 मान लेते हैं उसको, तो उसको लिखोगे पेज नंबर 3 पर। अब ये नहीं कि आप सैलरी पे कर रहे हो उसको आपने परचेज वाले पेज पे लिख दिया, और परचेज कर रहे हो तो सैलरी वाले पेज पे लिख दिया, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भाई आपको अकाउंटिंग ये कह रही है कि आप अपने ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करो। अगर परचेज है, परचेज को अलग रखो, सेल्स को अलग रखो, सैलरी को अलग रखो, रेंट को अलग रखो, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस को अलग रखो। अगर लॉस हुआ है आग लग करके उसे अलग रखो उसका रिकॉर्ड। तो उसके लिए लेजर का इस्तेमाल होता है। लेजर को हम बोल सकते हैं, लेजर में बहुत सारे अकाउंट बन जाते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। अब जब ट्रांजैक्शन किसी भी अकाउंट के नाम से होता है तो उसको उसी पेज नंबर पर डालते जा करके, ताकि कहीं और जगह मिक्स ना हो जाए। वो अगर हम माल बेच रहे हैं तो वो सेल्स अकाउंट में जाएगा, और अगर मान लो माल बेचते वक्त में कैश मिल गया तो कैश अकाउंट में आएगा, और अगर चेक मिला है तो बैंक अकाउंट में आएगा। इसका मतलब हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि कोई अगर हमसे रिकॉर्ड मांगे और वो कह रहा है जी मुझे, अगर मान लो हम बैंक में लोन लेने गए सपोज करो, और बैंक मैनेजर ने कहा जी आप अपनी सेल दिखा दो हमें पिछले महीने की, तो एकदम हम दिखा देंगे उठा करके। क्या है, लेजर में जाएंगे, लेजर में सेल्स वाला पेज खोलेंगे जनवरी के महीने का और दिखा देंगे, लो जी आप हमारी सेल देख लो। तो बैंक मैनेजर कह रहा लोन तभी दूंगा जब पिछले महीने आपने 20 लाख की सेल कर रखी होगी। तो हमने एकदम क्या है, सेल्स वाला पेज खोला उस महीने का, जिस महीने की वो सेल्स मांग रहा है दिखा दिया, क्योंकि हमने सही से क्लासिफाई कर रखा है अपने सेल्स को, परचेज को, अपने एम्प्लॉय की सैलरी को, अपने रेंट को। अगर हम लेजर के थ्रू ये क्लासिफिकेशन ना रखते और हमसे बैंक मैनेजर क्या है आंकड़े मांगता, सेल्स के डेटा मांगता, और हम तो फिर क्या है ढूंढते रहते, कि हमें सारा मिक्स कर रखा है, सेल को भी ऐड कर रखा है सैलरीज में, सैलरीज को डाल रखा है परचेज में, परचेज डाल रखी है आपका रेंट के अंदर, फिर सब गड़बड़ हो जाती। तो अकाउंटिंग आपको क्लासिफिकेशन भी सिखाएगी, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, और इस काम के लिए लेजर कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। तो जब रिकॉर्ड रखते हैं तो इस्तेमाल होता है जर्नल, और जब क्लासिफाई करते हैं तो इस्तेमाल होता है हमारा लेजर। तो लेजर का मतलब जैसे मानो आपका रजिस्टर, ऐसा मानो लेजर में बहुत सारे अकाउंट खुल जाते हैं। लेजर मीन्स अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स का ग्रुप। और फिर जो जिस अकाउंट का ट्रांजैक्शन होगा ना, अगर परचेज होगी तो परचेज वाले अकाउंट में, सेल्स होगी तो सेल्स वाले अकाउंट में, अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश वाले अकाउंट के अंदर। तो वी कैन इजीली क्लासिफाई ऑल द ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। Transactions of one nature will be recorded in particular account. All sales will be recorded in sales account. All purchases will be recorded in purchases account. This is classification. बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगली टर्म है समराइजिंग, और सारा काम होना सिग्निफिकेंट मैनर में, उल्टा सीधा काम नहीं करना, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। कोई उल्टे सीधे तरीके से काम नहीं करना, सिग्निफिकेंट मैनर में काम करना है, तरीके से, जो तरीका बताएगा आपको अकाउंटिंग बताएगी। क्योंकि अकाउंटिंग इज साइंस, इट विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये आपको सब चीज ढंग से बताएगी अपने आप, और उसे आपने फॉलो करना है। समराइजिंग का मतलब समरी बनाकर देना। अब कई बार ऐसा होता है, मान लेते हैं कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, मान लो आप डील करते हो, आप क्लॉथ मर्चेंट हो या क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हो, सूरत में आपकी फैक्ट्री है, गुजरात के अंदर आप एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हो और सूरत में आपकी फैक्ट्री है, और आप चाहते हो करना एक्सपेंशन, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो आप, तो आपको और फंड चाहिए, पैसा और चाहिए आपको लगाने के लिए। मान लो कि आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरर तो हो ही हो, ठीक है, अब आप चाहते हो काम करना डायमंड बिजनेस के अंदर। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत नाम कमा लिया आपने, बड़ा नाम हो गया आपका, आप चाहते हो डायमंड बिजनेस में आना, लेकिन आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। तो फॉरेन से 4-5 आ रहे हैं इन्वेस्टर्स मीटिंग करने के लिए, जो आपको फंड देंगे।
अब वो आपका रिकॉर्ड मांगे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कि भाई देखो भाई, जो आदमी तुम्हारे नए बिजनेस में पैसा लगाने आ रहा है वो पुराने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करेगा ना, कि उसके फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है पुराने बिजनेस की, या पुराने बिजनेस में अगर तुम करो इतना नाम हो गया तो कितना प्रॉफिट है आपका, ये देखेगा अगर ना। तो अब ये आपके 5 इन्वेस्टर आ रहे हैं फॉरेन से आपसे मीटिंग करने के लिए, जिनका ये कहना है कि अगर तुम्हारा पुराना बिजनेस हमें अच्छा लगा और उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स अच्छे लगे तो हम आपको डायमंड बिजनेस के लिए क्या है पैसा दे देंगे, आपको फाइनेंस कर देंगे। अब सीधी बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर मान लो मीटिंग के दौरान वो आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे, मान लो उन्होंने कहा जी हमें आप सेल्स का रिकॉर्ड दो, तो आप सेल्स के रिकॉर्ड की समरी बना के बैठ जाओ पहले ही। जैसे मान लेते हैं आपने जनवरी में आपने 50 सेल किए हैं, तो 50 सेल मत दिखाओ आप पूरी रिकॉर्ड में, आप अपने यहाँ पहले ही एक प्रेजेंटेशन रेडी रखो 50 सेल के टोटल का। अब ये थोड़ा ना कि वो 1 घंटे की मीटिंग में आए हैं, आप उन्हें जनवरी की सेल दिखाना शुरू कर दो, सर 1 जनवरी को इतना माल बेचा, 2 जनवरी को इतना माल बेचा, 3 जनवरी को इतना बेचा, 4 जनवरी को इतना बेचा। वो तो पागल हो जाएंगे। दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते या 2-3 महीने के बाद क्या है वो 1 घंटा खत्म हो जाएगा। तो एक काम करो, आप जनवरी की सेल का टोटल कर लो, फरवरी की सेल का टोटल कर लो, मार्च की सेल का टोटल कर लो, समरी बना लो। अब ये थोड़ा ना कि आप अगर मान लो कोई आपसे इन्वेस्टर कहने लगे कि मुझे आपका 4 महीने की सेल दिखाओ आप अपनी, तो 4 महीने की सेल आप खोल के बैठ जाओ पूरे एक दिन का। 2 बजे सर हमने 5,000 का माल बेचा, 2:30 बजे ये कस्टमर आ रहा है हमने 7,000 का माल बेचा। अरे भाई ये तुमसे पूछने नहीं आया इन्वेस्टर, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी, वो आपका मोटा मोटा चेक करना है हिसाब। आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट लेके बैठो जो आपके ऑडिटर ने बनाकर भेजी आपको, जिसने पूरा समरी बना दी आपकी और साइन कर दिए अपने कि मैंने चेक कर लिया है पहले से ही और मैं साइन करता हूँ कि ये रिकॉर्ड सही है, आप वो दिखा दो समरी की फॉर्म में। अब आप डिटेल रिकॉर्ड लेके बैठोगे तो वो उस पर इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि वो तो आपसे मीटिंग करने भी आया इंडिया में और आपके कंप्यूटर से मीटिंग करने आया है। वो कह रहा है पैसा आपको दूंगा या आपको कंप्यूटर को दूंगा, देखूंगा आप में दोनों में अच्छा कौन है। क्योंकि इन्वेस्टर चाहता है मुझे फ़ायदा हो जाए, बस उसका मकसद है फ़ायदा कमाना। आपको फंड दे या आपके कंप्यूटर को दे, वो देखेगा ज़्यादा अच्छा कौन है। अगर आपने अपनी समरी ठीक बनाई ही नहीं है तो समरी का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके बिजनेस लाइफ के अंदर जो आपसे डिटेल नहीं मांगेंगे आपके ट्रांजैक्शंस की वो आपसे मांगेंगे समरी, और समरी आपको हर चीज़ की बनाकर रखनी पड़ेगी। और समरी को तैयार करने के लिए हमारे पास रास्ते हैं अकाउंटिंग में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो समरी के लिए काम आता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये समरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये समरी स्टेटमेंट होते हैं। और जब आपके पास ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, तो फिर आपको डिटेल में अकाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम समरी स्टेटमेंट कह सकते हैं, इनको आप तैयार रखो। तो इसका मतलब अकाउंटिंग आपके ट्रांजैक्शंस को समराइज करने का तरीका भी सिखाएगी। क्या आपको बनाना सिखा देगी ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिनको हम समरी स्टेटमेंट कहते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, और हर चीज सिखाएगी आपको ढंग से करने, तरीके से करने के साथ में। ऐसा नहीं कि आपको उल्टा सीधा सिखा देगी। मैंने पहले कहा था अकाउंटिंग साइंस भी है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, आपने क्लासिफाई कैसे करना है ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, समराइज कैसे करना है, तरीके सिखाएगी आपको वो। और सिखाएगी आपका अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। क्या ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है और जो कंडीशंस हुई हैं, कंडीशन यहाँ लिखा हुआ नहीं है मीनिंग के अंदर, और इवेंट्स जो आप आउटकम निकालोगे उनको समराइज करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना सिखा देगी। और ये कौन से हैं? ये वो ट्रांजैक्शन इवेंट है विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। ये वो हैं जो मनी की फॉर्म में, देखिए अकाउंटिंग जितने भी ट्रांजैक्शंस, कंडीशंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है वो सब करती है इन टर्म्स ऑफ मनी।
मतलब वो हर चीज को रिकॉर्ड तभी करेगी, क्लासिफाई तभी करेगी, समराइज तभी करेगी जब उसका फाइनेंशियल करेक्टर होगा। क्या होगा? फाइनेंशियल करेक्टर होगा, विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी के टर्म्स में, मान लो मैं आपकी कंपनी में आया, आपकी कंपनी में मैं आया और आप हंसते दिखाई दिए और आपने कहा सर पता है जो मैं हंस रहा हूँ ना उसकी पता कितनी वैल्यू है? 2 करोड़ वैल्यू है मेरी हंसी की, वैल्यू 2 करोड़। आगे गया, एक एम्प्लॉय आपका बैठा हुआ है, दुखी हो रहा है। मैंने फिर कहा यार तुम्हारा ये एम्प्लॉय दुखी है, इसकी वैल्यू भी होगी 50 लाख रुपए। कितना दुखी है? 50 लाख लगा लूँ उसकी वैल्यू। अरे खुशी की वैल्यू क्या होती है, दुख की वैल्यू क्या होती है, इन पर अकाउंटिंग काम नहीं करती। अगर आपके एम्प्लॉय आपके ऑफिस में हंस के बातें कर रहे हैं और आप उसकी भी अकाउंटिंग करवा लो, दुखी है उसकी अकाउंटिंग भी करवा लो, पर तो रोज अकाउंटिंग ये होती रहेगी। अकाउंटिंग इन पर काम नहीं करती, वो दुख पर सुख पर अकाउंटिंग देखती है। आपने माल खरीदा, माल बेचा, एम्प्लॉय को सैलरी दी। मतलब हम बात करने जा रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस की, उन कंडीशंस की, उन इवेंट्स की जिनका फाइनेंशियल करेक्टर है। अगर किसी कंपनी का ओनर अपने एम्प्लॉय से हंस के बातें करता है, तरीके से बातें करता है, आप उसका भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखवा रहे हो, ये अकाउंटिंग नहीं कर पाएगी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, कंडीशंस एंड इवेंट्स which are expressible in terms of money, which have economic और फाइनेंशियल करेक्टर, जिनका इकोनॉमिक करेक्टर हो और फाइनेंशियल करेक्टर हो। हाँ, चाहे कई बार क्या होता है, AICP कह रहा है विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंस, कम से कम उनका फाइनेंशियल करेक्टर होना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल करेक्टर नहीं हुआ किसी भी ट्रांजैक्शन का, कंडीशन का और इवेंट का, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्लासिफाई या समराइज नहीं कर पाएगी। एटलीस्ट लिखा उनका फाइनेंशियल करेक्टर होना जरूरी है। अगर विचार इन पार्ट लिखा हुआ, इन पार्ट का मतलब क्या है? ऐसा मानिए अगर आपकी फैक्ट्री में एक पुरानी मशीन थी, ये पुरानी मशीन, ओल्ड मशीन, ये मार्केट में ले न्यू मशीन, नई मशीन मान लो 5 लाख रुपए की है, सपोज करो। ओल्ड मशीन की वैल्यू करवाई, कबाड़े की वैल्यू करवाई, 1 लाख रुपए वैल्यू आई। आप नई मशीन खरीदने गए, नई मशीन के सेलर ने कहा जी ऐसा है मैं पुरानी मशीन भी ले लूंगा एक्सचेंज में, बताओ। एक काम करो, आप मेरी नई मशीन खरीद लो, 5 लाख की है, और मुझे पुरानी मशीन दे दो 1 लाख रुपए की, और 4 लाख दे दो। तो देख लो 4 लाख तो मनी में और 1 लाख क्या है? 1 लाख जो है वो मनी में नहीं है, मशीन की फॉर्म में, लेकिन उसकी 1 लाख वैल्यू है। ये कह रहा है इन पार्ट, चाहे पूरा ट्रांजैक्शन मनी में नहीं था, 4 लाख रुपए आपने मनी की फॉर्म में दिए, 1 लाख की पुरानी मशीन दे दी, लेकिन 1 लाख चाहे मनी में नहीं गया, लेकिन उसकी मनी में वैल्यू की गई है। उस पुरानी मशीन की भी पहले मनी में वैल्यू निकाली गई है। वो कह रहा है कि फाइनेंशियल करेक्टर होना जरूरी है, चाहे वो पार्ट में हो। पार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने पुरानी मशीन दी, नई मशीन लेने के बदले साथ 4 लाख रुपए भी दिए, तो उस पुरानी मशीन की भी एक वैल्यू हुई है और वो वैल्यू निकाली गई है जो मनी की फॉर्म में ही है। कितना? 1 लाख रुपए। मतलब अगर आप पुरानी चीज दे करके नई चीज लेते हो तो उसका भी फाइनेंशियल करेक्टर निकाला जाता है। उसको भी पहले उस पुरानी चीज की भी पहले मनी वैल्यू की जाती है। उस पुरानी चीज की भी मनी वैल्यू की जाती है। ध्यान रखनी है बात, क्योंकि अगर मान लो उसकी मनी में वैल्यू ना हो तो फिर आपका नेट अमाउंट 4 लाख डिसाइड कैसे होगा? 4 लाख रुपए डिसाइड कैसे होगा? जो नई मशीन तुम्हें दे रहा है तुम्हारी पुरानी मशीन को देख करके उसकी वैल्यू लगाएगा कि हाँ तुम्हारी पुरानी मशीन 1 लाख रुपए की है या 1.5 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की है। ट्रू वैल्यू नाम सुना होगा मारुति का, एक शोरूम है ट्रू वैल्यू, जब पुरानी गाड़ी दे करके आप नई गाड़ी ले आते हैं। मतलब पुरानी गाड़ी का भी एक फाइनेंशियल करेक्टर होता है, उसकी एक मनी वैल्यू होती है। इसका मतलब अकाउंटिंग उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाएगी, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं कंडीशंस को, उन्हीं इवेंट्स को जो मनी की फॉर्म में होंगे, जिनका फाइनेंशियल करेक्टर होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, वो मीनिंग कह रहा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी रिकॉर्ड हो पाएगा, वो तभी क्लासिफाई हो पाएगा, तभी समराइज हो पाएगा। अगर आप हंसने लगे, दांत दिखाने लगे और कहने लगे कि देखो मेरे दांत कितने सुंदर हैं, मेरे दांत कितने सफ़ेद हैं, इसको रिकॉर्ड रख लो, इसका रिकॉर्ड कर लो, देखो मेरी कंपनी में लोग कितने हंस रहे हैं, मिलजुल के बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आपके एम्प्लॉय हंस के बातें कर रहे हैं ना,
तो इससे आपको दिखाना पड़ेगा कि सेल बढ़ी है आपकी। हम अकाउंटिंग सेल रिकॉर्ड करेगी कि आपके एम्प्लॉय का जो अच्छा व्यवहार है उससे आपकी सेल बढ़ी, तो अकाउंटिंग सेल रिकॉर्ड कर लेगी, लेकिन उनका अच्छा व्यवहार रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी, उनका जो गुड बिहेवियर है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। तो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो पाएंगे जो मनी की फॉर्म में होंगे। तुम्हारा हंसना रोना, ठीक है, तुम्हारी कंपनी का अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, तुम्हारे प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, तुम्हारे प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी के कारण तुम्हारी जो सेल का फिगर है अगर बढ़ रहा है मनी की फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन आप ये चिल्लाने लगो मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी है और माल बिक ना रहा हो, तो अकाउंटिंग कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, माल बिक रहा है तो सेल रिकॉर्ड कर लेगी। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो जो आपने रिकॉर्ड किया है, जो जो आपने क्लासिफाई किया है, जो जो आपने समराइज किया है और मनी की फॉर्म में किया है, आपको उसको बताना भी आना चाहिए दुनिया वालों को। अरे दुनिया वालों को बताओ अपने रिजल्ट्स, अपने आउटकम्स, कि तुम्हारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, तुम्हारे कितने अच्छे फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, तुम्हारी बिजनेस की कितनी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ है, तुम कितना माल कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। अरे बड़ी बड़ी कंपनियों को कैपिटल लेनी होती है इन्वेस्टर से, बैंकों से लोन लेने होते हैं, सरकार से इकोनॉमिक पैकेज लेने होते हैं, सरकार से मदद लेनी होती है। और इन सब कामों के लिए अपने आंकड़े, अपने रिकॉर्ड्स, अपने ट्रांजैक्शंस, अपनी कंडीशंस, अपनी इवेंट्स जाकर के बतानी होती हैं, समझानी होती है, उन लोगों को इंटरप्रेट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, अपने डेटा को सही तरीके से लगा के ले जाना पड़ता है। इसके लिए आप चार्ट का इस्तेमाल करें, डायग्राम का इस्तेमाल करें। बहुत सी कंपनियों में अकाउंटिंग डेटा चार्ट की फॉर्म में दिखाया जाता है, ग्राफ की फॉर्म में दिखाया जाता है, पाई डायग्राम, इस तरह के डायग्राम बनते हैं ताकि जिसको आप डेटा बता रहे हैं उसको समझा रहे हैं आसान तरीके से कि देखो हमारी कंपनी की ये प्रोग्रेस है। हमारी कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर एक नई मार्केट में एक्सप्लोर किया और उस नई मार्केट का 75% हिस्सा हमारे पास है। जितना माल बिकता है उस मार्केट में उसका 75% सेल हम करते हैं। उस मार्केट का 75 मतलब उसमें अगर 2 करोड़ का माल बिका है पिछले साल में, तो उसमें से 75% सेल हमारी है। मतलब आपको कुल मिलाकर के 1.5 करोड़ का माल हमारा बिक रहा है उस मार्केट के अंदर। दिखाओ पाई डायग्राम में ये बात, इंटरप्रेट करो, अपने डेटा को कम्युनिकेट करो उन लोगों को जिनसे आपका कोई ना कोई हित छिपा हुआ है, जिनमें आपका स्वार्थ है। वो है बैंकर आपके, वो है आपके इन्वेस्टर्स, आपके शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं आपके बिजनेस में। गवर्नमेंट को दिखाओ, अगर तुम्हारा बिजनेस फंस गया है किसी आपका प्रॉब्लम में और तुम पे फंड नहीं है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है इस समय, तो गवर्नमेंट क्या है आपको क्या देगी? सब्सिडी दे देगी, कोई आपको असिस्टेंस देगी, इकोनॉमिक असिस्टेंस, आपको लोन दे देगी, सस्ता मदद करेगी। लेकिन उसके लिए आप दिखाओगे ना अपने डेटा जो है कि देखो मैं कितना 3 महीने में कितना लॉस हो गया, हमको घर बैठ के सैलरी देनी पड़ी है, कोई माल बिका नहीं है हमारा। अपने रिकॉर्ड दिखाओगे, इंटरप्रेट करोगे, अपनी बातों को कम्युनिकेट करोगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जो आपके सामने बैठा हुआ इंसान है, क्या पता उसे अकाउंटिंग ना आती हो, तो उसके हिसाब से आंकड़ों को समझाओगे। ये इंटरप्रिटेशन की बात हो गई। इंटरप्रिटेशन मीन्स यू कम्युनिकेट योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सिंप्लीफाइड वे टू द यूजर्स, टू द इन्वेस्टर्स, टू द बैंकर्स, so that they understand your information and take interest in order to support you। तो लिखा हुआ लास्ट में एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो डेटा को ऐसा नहीं कि उठा के ले जाओ सामने जाके फेंक दो कबाड़े की तरह। You will have to simplify your data, your information through various charts, graphs, diagrams, and then communicate your information, your accounting information, your financial information to others so that they take interest, they understand you, and
when you have succeeded in in convincing your information, your point to them, they will certainly help you, or they will extend the assistance to you in running your business. जल्दी बताइए, क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। तो चलिए, तो आज ही क्लास ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे और एक्सप्लेन करें। धीरे धीरे सारे कंसेप्ट ओपन होते जाएंगे और आपके नॉलेज बेस क्या है बढ़ता जाएगा।